नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में बता दें कि आज विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है भाजपा, उसके स्थापना काल से ही वे उस पार्टी के साथ है। स्थापना काल से मतलब यह है कि उसकी जब स्थापना हुई दिल्ली के कोटला में, उसमें भी इन्होंने भागीदारी ली और उसके बाद जब फिर पार्टी का सम्मेलन हुआ मुंबई में, प्रथम सम्मेलन, उसमें भी शामिल हुए। और इनकी माताजी भी जनसंघ काल से ही जुड़ी रही और 1977 में जनसंघ से चुनाव लड़ी थी वैशाली विधानसभा से, जहां मात्र कुछ मतों से ही चुनाव हारी थी। तो ये ऐसे शख्स हमारे बीच हैं जो उनके समर्पित पार्टी के प्रति समर्पित होने के कारण ही 1980 में स्थापना के बाद 1985 में इन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया गया मुजफ्फरपुर में, और फिर 1996 में वे जिला अध्यक्ष बने। उसके बाद वे 3 बार जैसे भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। भाजपा को सींचने में कैलाशपति मिश्र जी के साथ भाजपा को सींचने में इनका मुख्य योगदान रहा। खास करके बिहार में इनका बड़ा ही योगदान रहा। मुजफ्फरपुर तो छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर में इनकी कर्मभूमि है। मुजफ्फरपुर में तो इन्होंने पार्टी को बहुत आगे स्थापित करने में भूमिका निभाई। पूरे बिहार में, बिहार के विभिन्न पदों पर, पार्टी में बिहार में विभिन्न पदों पर, उपाध्यक्ष के पद पर, अध्यक्ष के पद पर, मतलब कई विंगों के अध्यक्ष के पद पर, सभापति के पद पर रहे। इसके बाद ये भाजपा में मंत्री भी बने। इस बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो आपको हम बता दें कि मैं ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे आभार, जो हमारे स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, उसमें सुरेश शर्मा चुनाव मैदान में होंगे। ऐसा है कि मुजफ्फरपुर में अभी जो चुनावी वातावरण बन रहा है, उसमें पहले तो हम चाहते थे कि लोकसभा राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व हो, लेकिन किसी कारण से हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं होने के बाद पार्टी और जनता इस बात के लिए बराबर हमको प्रेशराइज भी कर रही है, बोल भी रही है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा का विकास आपके हाथों हुआ है और आप चाहेंगे तो विकसित मुजफ्फरपुर बनेगा। इसलिए 25 के जो चुनाव होने हैं, इसमें निश्चित तौर से आप प्रत्याशी बने। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि जिस मुजफ्फरपुर में ने हमको बहुत छोटे व्यवसाय के रूप में हम यहाँ आए थे, लेकिन बिहार में, उत्तर बिहार में एक बड़ा व्यवसायी हमको बनाया। साथ ही जब राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा में हम आए तो सबसे ज़्यादा वोट से बिहार में हम 15 में जीते थे। तो हम समझते हैं कि मेरा दायित्व बनता है कि जो मेरी कर्मभूमि है वह कर्मभूमि, विकसित कर्मभूमि मुजफ्फरपुर बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम चुनाव अगर लड़ेंगे तो 25 से 5 साल के बाद यह मुजफ्फरपुर, जो पिछले टर्म में जो काम अधूरा रह गया, मैंने 2600 करोड़ मुजफ्फरपुर के विकास करने में, 1580 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी बनाने में हमने जो लाया, वह पूरा कार्य पूरा नहीं हो सका। उसे हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर एक सुंदर शहर, विकसित शहर, उद्योग धंधे का शहर, व्यवसाय का शहर यह बने। इसके लिए जनता का और हमारी पार्टी का भी समझना है कि आप अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने अपने चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है वह हम तैयार हुए हैं। मतलब यहाँ से निश्चित रूप से अगला विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे, ऐसा हमारी जनता और हमारे सारे पार्टी और प्रदेश केंद्र नेतृत्व चाहती है कि सुरेश जी इस मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ें। तो हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं, जो उनका ऑर्डर होता है उसका मुझे पालन करना मेरा दायित्व है और मैं उसे पालन करूंगा।
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आपके मंत्रित्व काल में ही यह मुजफ्फरपुर को इसके लिए चयन किया गया है। इसके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, उसके कार्य जो मुजफ्फरपुर का होना था, वह कार्य हम समझते हैं कि 25% भी अभी तक नहीं हुआ है। कोई प्रोजेक्ट जैसे सिकंदरपुर झील का ब्यूटिफिकेशन, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नौका विहार, पार्क नहीं बना, बस स्टैंड बैरिया नहीं बना। गरीब जो यहाँ से बसे हुए हैं उनको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना करके देना था और उनको बसाना था, वो नहीं हुआ। आप देखिए कि बहुत सारा शहर के अंदर जो चौड़ीकरण सड़क का करना था, वह PWD भी उसमें बहुत आया, वो काम नहीं हुआ। जल जमाव की जो समस्या है वो अभी तक एक भी STP जिससे जल का प्रवाह कैसे टाउन का होगा, क्योंकि ये कटोरा के तरह यह शहर है, तो इसके जल निकासी की समस्या एक बड़ी समस्या है। उस पर एक भी प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सब में कुछ न कुछ अरंगाबाजी, कुछ न कुछ इस तरह से चल रहा है। गुणवत्ता को लेकर भी चर्चाएं होती रहती हैं। गुणवत्ता भी नहीं है। तो ये सब लेकर के मैं काफ़ी दुखी हूँ कि जो पैसा हम लाए थे, उस पैसे का जो उपयोग होना चाहिए था वो सदुपयोग नहीं हुआ। और यह शहर जो है एक अघोषित राजधानी के रूप में मुजफ्फरपुर को जो माना जाता है, वह अधूरा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, शर्म का विषय है। जो वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी हैं, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चौधरी जी कभी भी स्मार्ट सिटी या विकसित मुजफ्फरपुर इसके बारे में उनकी चिंतन नहीं होती है, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हम समझते हैं, या हम क्या समझते हैं, आप सभी जितने लोग हैं वो कोई भी काम अगर पूछिए कि हाँ आपने कोई ऐसा काम किया है, तो न, अगर रघुनाथ पांडे जी थे तो उनसे पूछा जाए तो उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दे करके गए। हम लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि कुछ शहर को देखे जाएं, लेकिन आज तक चौधरी जी 3-3, 4-4 बार विधायक रहे, लेकिन कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसको बताया जा सके कि ये चौधरी जी का दिया हुआ है। शहर में यह आम चर्चा है कि विजेंद्र चौधरी भाजपा के संपर्क में हैं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में उन पर कुछ आरोप भी पार्टी विरोधी लगे थे और लगातार वो देखे जा रहे हैं। जो मंत्री और यहाँ के जो सांसद है डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, उनके भी संपर्क में हैं। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चूँकि उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो काम किया है, उससे किसी भी पार्टी, RJD हो या कांग्रेस हो, जो वातावरण में बात है कि उनको टिकट देने से वह अपने को असमर्थता व्यक्त किया है पार्टी, तो अब वो स्वाभाविक तौर से भाजपा के तरफ अपना मुखातिब हुए। लेकिन भाजपा पार्टी कभी भी इस तरह के लोगों को टिकट दे करके मुजफ्फरपुर को दुर्दशा में नहीं लाएगी। चूँकि उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो आगे भी आने पर कोई काम की आशा जनता या कोई पार्टी नहीं उनसे रखती है। पिछले दिनों यह चर्चा थी कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे आप नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि नए तो हमेशा ही जुड़ते रहेंगे और नए को जोड़ना, आज सदस्यता अभियान चल रहा है तो हम लोग जोड़ रहे हैं नए को। लेकिन पुराने जो इस भवन का, इस पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और वैसे लोगों को अगर नहीं सम्मान दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि पार्टी का भविष्य जो है वह इस फाउंडेशन और फाउंडर मेंबर पर डिपेंड करता है। इसलिए उनको तो रखना ही चाहिए और आगे पार्टी को बढ़ाने के लिए, नए युवक को काम करने के लिए युवा मोर्चा को और मोर्चा को प्रोत्साहित करके पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। जिसमें कुछ कमी आई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों ने इस बात को
शुरू किया है। और अब क्या हो रहा है, जितने पुराने लोग हैं उनसे वार्तालाप, उनको बुला के राय विचार ये हो रहा है, ये पार्टी पहल की है, इसका प्रभाव इस 25 के चुनाव में अच्छा पड़ेगा। इन दिनों मुजफ्फरपुर में क्राइम का रेशियो बढ़ा है, क्या इसमें शासन प्रशासन दोषी नहीं है? देखिए, कोई भी क्राइम जहाँ बढ़ता है उसमें प्रशासन पर बात आती ही है, लेकिन अभी जो समस्या है वह समस्या को कंट्रोल, ये समस्या चूँकि बीच में सरकार अस्थिर हुई है और अस्थिर होने के कारण बहुत सारे लोग, और ये सरकार जब माने केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जब कड़ाई किया है इन लोगों के ऊपर, तो स्वाभाविक तौर से उसका कुछ विस्फोटक रूप जहाँ तहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी और आपको गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलीवाद को, ये सब को समाप्त करने के लिए निर्णय लिए हैं और बहुत ज़्यादा उसमें काम हो रहा है। हमारा भविष्य उज्जवल होगा, क्राइम पर कंट्रोल होगा, तत्काल जो छोटे मोटे क्राइम हुए हैं इसका भी निजात किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भाजपा में गुटबाजी की बात आ रही है, इसे आप किस रूप में मानते हैं? देखिए, जब पार्टी बड़ी होती है, जब पार्टी में हजारों हजार लोग, लाखों लोग जुड़ते हैं, तो हलचल होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यह दीनदयाल जी उपाध्याय का पार्टी है, वह पार्टी में जो ऐसे लोग होते हैं वो पार्टी के दरकिनारे चले जाते हैं, लेकिन पार्टी में डिसिप्लिन अल्टीमेट मेंटेन होता है। और गुटबाजी कहीं भी हुई है तो उससे हानि जरूर तत्क्षण हो जाता है, लेकिन वो ऐसे लोग पार्टी में टिक नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ भी ऐसे लोग नहीं टिक पाएंगे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को आप किस रूप में मानते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी, देखिए भारतवर्ष जो है वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में जनता और देश विदेश दुनिया देख रही है कि भारत तीसरी शक्ति बनने के दौर में है। उसमें प्रशांत किशोर हो या कोई आदमी आता है तो वह भारतीय जनता पार्टी को कुछ डैमेज नहीं कर पाए। बहरहाल अगर अच्छे ढंग से कुछ जीत करके आते हैं तो उन्हें भी इसी का एक अंग बन करके काम करने की आवश्यकता हम जैसा महसूस करते हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव आप लड़ते हैं और फिर चुनाव जीत कर आते हैं, तो आगे मुजफ्फरपुर के विकास का क्या लक्ष्य है? देखिए, मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी है और जनक जननी माँ सीता का यह पूरा स्थान है, गेटवे यही है। हम समझते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो मुजफ्फरपुर एक विकसित औद्योगिकरण होगा, यहाँ का बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलेगी जिससे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग मिलेगा। और यहाँ पर अब देखिए कैसे रिसर्च सेंटर का बहुत सारा काम हो रहा है, स्वास्थ्य में काम हो रहा है, कैंसर रिसर्च सेंटर हो रहा है, आपको एयरपोर्ट की भी बात हो रही है। इतना ही नहीं, मेट्रो जो पटना में हमने लाया वह मेट्रो मुजफ्फरपुर के तरह सरकार लाने के लिए कैबिनेट डिसीजन लिया है। तो आप समझिए कि मुजफ्फरपुर एक विकसित मुजफ्फरपुर और ग्रेटर मुजफ्फरपुर का जो एरिया अभी लिया गया है मेडिकल कॉलेज से लेकर के और खबड़ा वगैरह, ये सारा 74 वार्ड का मेडिकल कॉलेज ये ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनेगा। तो इस ग्रेटर मुजफ्फरपुर को हर किस्म से हर व्यक्ति, गरीब चाहे फुटपाथ पर काम करने वाला हो या कोई हो, उसकी योजना को सफल बनाना। सब्जी बेचने के लिए आपको मार्केट तैयार करना, गिरनी पोखर पर आपको उसका मार्केट बनाना, ताकि सब्जी वाली भी और बेचने वाला भी सम्मान पाए और सम्मान के साथ जो है सो बिजनेस करे। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर हम करेंगे। और मुजफ्फरपुर को जो स्मार्ट सिटी में जो बस स्टैंड अभी तक नहीं बना बैरिया, मेट्रो का परिचालन कराने का, या मुजफ्फरपुर को ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं है, जो
जल जमाव की समस्या को दूर करने का, और मुजफ्फरपुर के नौजवान नवयुवतियों को कैसे जॉब मिलेगा, इस जॉब अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग बढ़ावा देंगे, इस पर हम लोग काम करेंगे, ताकि यहाँ के लोग कोई बाहर नहीं जाए, मुजफ्फरपुर में इतना जॉब मिले कि उनको काम करे, और उस तरह का उद्योग लगाने का हम लोग निर्णय लेकर के करवाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले चुनाव में आपके हार का कारण क्या था, इस बार उसे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम चाहते थे कि मुजफ्फरपुर की सारी योजनाएं में 2600 करोड़ रुपया लाने का जो हमने निर्णय लिया, हम उसमें लगे हुए थे कि अगली चुनाव में हम इस योजना से विकसित मुजफ्फरपुर बनाएंगे, और उसी पीरियड में जल जमाव की भी समस्या हुई जो अभी भी है। तो वो जो समस्या थी, उस समस्या को लोग समझ नहीं सका, और योजनाओं को हम लोग समझाने में बहुत बहुत दूर तक हम लोग उसको नहीं समझा पाए। इसलिए थोड़ी बहुत ये जनता का कोई हम दोष नहीं देंगे, जनता तो आज भी सुरेश शर्मा को ही चाहती है। हम लोग उनको अपने योजना को नहीं बता सके, हम उनको एग्रेसिव नहीं कर सके, हमारे में कुछ कमी के कारण थोड़े बहुत वोट से हारे, जिसके कारण मुजफ्फरपुर की जनता आज अफसोस कर रही है, जिसको हम इस सत्र में पूरा करने का निर्णय लिया है। हम समझते हैं कि विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए जितनी योजना पेंडिंग था, ट्रैफिक अरेंजमेंट, ये पड़ाव, ये कुछ नहीं है। अभी आपको मार्केट जो है उसमें ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। आपको घर जो विकसित मुजफ्फरपुर होगा उसके अंदर गरीबों को बसाने की योजना जो है वो अभी तक नहीं बना है। तो ये जितनी स्टेडियम अभी तक नहीं बना, इंडोर स्टेडियम खेल का नहीं बना, ये सारी चीज़ें जो है ये अधूरी है। इसको हम लोग पूरा करके अच्छा बनाएंगे, और ताकि हमने अभी मेडिकल कॉलेज खोला है, आप देखिए कि वहाँ हज़ारों लोग को रोज़ सेवा हो रही है। तो मेडिकल रूप में हम सेवा कराएंगे। एजुकेशन का हमने कई एक इंस्टीट्यूट खोला है। तो हम ये सब अपने दम पर भी कर रहे हैं, और जनता का सहयोग लेकर के भी, सरकार का सहयोग लेकर के भी इस काम को करेंगे, ताकि मुजफ्फरपुर की जनता इस बात को ज़रूर महसूस करेगी कि सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर को सुंदर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री और भाजपा को सींचने वाले श्री सुरेश कुमार शर्मा जी ने क्या कहा, किस तरह से उनकी क्या योजना है, किस तरह से मुजफ्फरपुर के बकाए काम जो उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट में था स्मार्ट सिटी, उसमें जो अधूरा काम है उसको पूरा करने का। फिर एयरपोर्ट में भी बता रहे हैं, एयरपोर्ट भी प्रक्रिया में है, और इसके बाद मेट्रो भी लाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।